जय हिंद। कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मेरा नाम राहुल राज है और अंबेडकर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की कक्षा की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, उससे आपसे एक निवेदन है कि मेरा जो पहले का यूट्यूब चैनल था वो किसी कारण से डिलीट हो गया है। तो इसलिए अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि हम पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत के साथ आपके लिए कक्षा 10वीं का जो भी सिलेबस है उसका संपूर्ण तैयारी आपको ऑनलाइन माध्यम में अच्छे से करा सके। कहता है कि हारेंगे नहीं तसल्ली रखिए, हारेंगे नहीं तसल्ली रखिए, अगर यूं ही मिटना होता तो कब का मिट चुके होते। ठीक है। हाँ, चैनल जो था वो हमसे था, हम चैनल से नहीं थे। तो आप सभी का प्यार मिलेगा तो फिर से उठ खड़े होंगे और फिर से आसमां में उड़ान भरेंगे, है ना। चलिए आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। 10वां के लिए ये वीडियो है और 10वां कक्षा का जो सामाजिक विज्ञान का पोर्शन है इतिहास, तो इतिहास को हम पहले लेकर के चल रहे हैं। तो इतिहास में पहला लेसन के नाम है दीदी भैया यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। इतिहास का पहला अध्याय है बिहार बोर्ड के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद लेसन का नाम है। तो सबसे पहला जो बिंदु आया उसका नाम है यूरोप। क्या? यूरोप। तो मन में तो अक्सर एक ख्याल आता होगा, है ना। क्या ख्याल कि यूरोप क्या है, अभी भी आ रहा होगा। तो यूरोप एक महादेश है। जैसे हम लोगों का एक महादेश है जिसका नाम है एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महादेश। आहा, सबसे लमहर। हाँ, एशिया एक महादेश है, उसी प्रकार से यूरोप भी एक महादेश है। तो कहता है यूरोप। क्या? यूरोप। यूरोप, यूरोप क्या है? यह एक महादेश है। यूरोप, यूरोप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यूरोप क्या है? यह एक महादेश है। यह एक महादेश है और महादेश की कुल संख्या विश्व में कितनी है, क्या आपको पता है? पता है तो जल्दी से कमेंट में बताएं, है ना, हम भी आपका नाम देख लेंगे। चलिए, तो विश्व में महादेशों की कुल संख्या 7 है। कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। पहला महादेश, दूसरा महादेश, तीसरा महादेश, सब को क्रमबद्ध तरीके से आपको याद करवा देते हैं। एक ट्रिक, एकदम चुटकी बजाएंगे तुरंत फट से याद करवा देंगे। यूरोप एक क्या है? महादेश है। यूरोप एक क्या है? महादेश। जब बात छिड़ गई महादेश है तो विश्व में, क्या बोले, विश्व में कुल कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। विश्व में कुल कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। जिसमें अब विश्व में कुल 7 महादेश हैं। इस 7 महादेश की बात करें तो इसके लिए एक प्यारा सा ट्रिक है, एकदम गजबे एकदम ट्रिक है। ट्रिक, ट्रिक क्या है? एसी फ्री नासा ए क्यों लिया? एसी फ्री नासा ए क्यों लिया? विश्व में कुल 7 महादेश हैं। 7 का नाम याद करना बड़ी बात ना है, करम्बा तरीके से याद कर लेते तो बहुत ही अच्छा बात है। तब विश्व में कुल 7 महादेश हैं, उसके लिए एक ट्रिक है, एसी फ्री नासा एक क्यों लिया? एसी फ्री नासा एक क्यों लिया? ट्रिक क्या बोल रहे हैं? एसी फ्री नासा एक क्यों लिया?
एसी फ्री नासा ए क्यों लिया? चूंकि यह ट्रिक है इसलिए इसको भूलिएगा नहीं, याद करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। हाँ, एसी, एसी से बोलेंगे लाडले या दीदी, एशिया, एसी से क्या हो जाएगा? एशिया, एसी से एशिया। फ्री, फ्री से हो जाएगा अफ्रीका, फ्री से क्या होगा? अफ्रीका, फ्री से क्या हो जाएगा? अफ्रीका। नासा है ना, तो एक है एन ए, एक है एस ए। एन ए का मतलब होता है, एन ए का मतलब होता है नॉर्थ अमेरिका, एन फॉर नॉर्थ, ए फॉर अमेरिका। नॉर्थ को हिंदी में कहते हैं उत्तर या उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और एस ए, एस ए का मतलब क्या होता है? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका को लिख देते हैं दक्षिण अमेरिका। कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। कौन अमेरिका? दक्षिण अमेरिका। अच्छा, आगे क्या है? ए फॉर होता है, ए फॉर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और क्यू है, तो क्यू में का को साइलेंट रखेंगे, यू से बोलेंगे यूरोप। क्या बोलेंगे? यूरोप। लिया है तो लिया से बन जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। क्या? ऑस्ट्रेलिया। देखिए, विश्व में महादेशों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। महादेश को याद करने के लिए, क्रमबद्ध तरीके से याद करने के लिए एक प्यारा सा ट्रिक है। एसी फ्री नासा ए क्यों लिया? एसी से एशिया, फ्री से अफ्रीका, एन ए मतलब नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, एस से फॉर साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, ए फॉर अंटार्कटिका, का को साइलेंट रख देंगे, यू से यूरोप, लिया से ऑस्ट्रेलिया। देखिए तो गिनती शुरू कर देते हैं। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया, नंबर 6 हो गया, नंबर 7 हो गया। तो देखिए, सबसे बड़ा महादेश, तो सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका। लेकिन यूरोप का क्या स्थान है? 6ठा स्थान है। तो यूरोप में बोलेंगे यह विश्व का एक महादेश है जो के स्थान पे आता है, 6ठा स्थान पर आता है। याद हो गया? तो हम बताए कि यूरोप में राष्ट्रवाद अध्याय का नाम है। सबसे पहले बता रहे हैं आपको कि यूरोप क्या है। यूरोप एक महादेश है। विश्व में महादेशों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। 7 महादेशों को क्रमबद्ध तरीके से याद करने के लिए एक लाजवाब ट्रिक है। एसी फ्री नासा एक क्यों लिया? एसी बोलिए, एसी फ्री नासा, एसी फ्री नासा, एसी फ्री नासा एक, एसी फ्री नासा एक। ट्रिक याद हो गया? एसी से एशिया, एसी से एशिया, फ्री से अफ्रीका, फ्री से अफ्रीका। बोलेगा कि भैया अफ्रीका तो आ से हो, फ्री से कैसे कह दिलू? ठीक है बउआ, उतना होना नहीं चाहिए, समझा? हाँ, ता फ्री से अफ्रीका, एसी फ्री नासा, एन ए शुरू में ले, एन ए तो एन ए से हो गया नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका। एस ए का मतलब साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। नासा ए से अंटार्कटिका, क्यों में यू से हो जाएगा यूरोप, लिया से ऑस्ट्रेलिया। कोई दिक्कत है? नहीं? तब आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या कहता है? यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में क्या? राष्ट्रवाद। यूरोप के बारे में बढ़िया से जान गए हैं, काफी है। अब राष्ट्रवाद, कौन सा वाद? राष्ट्रवाद। कौन वाद? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को समझने के लिए चलिए उसको लाते हैं, कहते हैं राष्ट्रवाद। चलिए ना, आपको मेला घुमा के लाते हैं। ले आए यहाँ चुपके से। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को हम 2 भागों में तोड़ते हैं आपको समझाने के लिए, आपको प्यार से समझाने के लिए। राष्ट्रवाद को कितने वर्गों में तोड़ दिए बउआ? रोना नहीं जी, है कि नहीं? तोड़ रहे हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र एक तरफ लिख देते हैं, राष्ट्र, राष्ट्र प्लस क्या? वाद। राष्ट्र प्लस वाद, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर के बना है, राष्ट्र प्लस वाद, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब क्या होता है?
देश। राष्ट्र का मतलब क्या होता है? देश। राष्ट्र का मतलब हो गया देश। अब वाद का मतलब हो गया प्रेम। क्या? प्रेम। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। प्रेम के जगह प्रेम के साथ साथ लगाव भी लिख सकते हैं, लगाव। कहता है कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द राष्ट्र, दूसरा का शब्द वाद। राष्ट्र का मतलब होता है देश, अब वाद का मतलब होता है प्रेम या लगाव, प्रेम या लगाव। तो बोलेगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि जो अपने, जो अपने देश के प्रति, जो अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव की भावना का, की भावना का उजागर करता है या विकास करता है, उसे राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? जो अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव की भावना का उजागर करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन ये बोलचाल की भाषा में परिभाषा आ गई, लेकिन मेन परिभाषा अगर जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछ दिया कि राष्ट्रवाद को परिभाषित करें या राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो उसके लिए सटीक परिभाषा हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है तो बोलेंगे राष्ट्रवाद यह एक ऐसी, यह एक ऐसी, यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना, यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है जिसका किसी भी क्षेत्र के विकास में अहम योगदान होता है। राष्ट्रवाद क्या है? यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है, यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसका किसी भी क्षेत्र के विकास में अहम योगदान होता है। मतलब यह एक ऐसी विचारधारा होती है जिसका किसी भी क्षेत्र के विकास में अहम योगदान होता है। वो क्षेत्र हो सकता है सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में अगर जो विकास में कोई चीज है, कोई विचारधारा है जो अपना योगदान कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्रवाद क्या है? यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है या सामाजिक विचारधारा होती है जिसका किसी भी क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र के विकास में अहम योगदान होता है, अहम योगदान होता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहलाता, राष्ट्रवाद कहलाता है। चलिए समझ में आ गया आपको कि राष्ट्रवाद की परिभाषा यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है, यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है, यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है जिसका किसी भी क्षेत्र के विकास में, जिसका किसी भी क्षेत्र के विकास में कैसा योगदान?
अहम योगदान होता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 14वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में हुआ था। किस महादेश में हुआ था? विकास राष्ट्रवाद का क्या? राष्ट्रवाद का विकास 14वीं शताब्दी में हुआ। कहाँ हुआ? यूरोप में। कौन महादेश में? यूरोप महादेश में। यूरोप महादेश में हुआ। आगे चल करके 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में ये राष्ट्रवाद का प्रभाव यूरोप में ही एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। तब फ्रांस में राष्ट्रवाद देखने को मिला 18वीं शताब्दी में, और पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद का विकास हुआ कब लाडले? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी आते आते मतलब थोड़ा बहुत चर्चा, थोड़ा बहुत प्रचार हुआ 14वीं शताब्दी में, उसका प्रत्यक्ष रूप देखने को मिला फ्रांस में। जब 1789 की क्रांति में आगे बढ़ाएंगे तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में देखने को मिला। और 19वीं शताब्दी आते आते पूरे विश्व भर में राष्ट्रवाद का प्रचलन हो गया, राष्ट्रवाद का बोलबाला बढ़ गया। राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग आए तो कहे कि राष्ट्रवाद को जो मान रहे हैं उनको कुछ नाम दिया जाए, तो उनको कहा गया राष्ट्रवादी व्यक्ति। तो कहता है कि जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना पनपती है, जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना पनपती है, उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं, उसे राष्ट्रवादी पुरुष कहते हैं। कोई दिक्कत है? राष्ट्रवादी मतलब अपने जो व्यक्ति या जो पुरुष या जो महिला या जो जनता अपने देश से प्यार करती है, अपने देश को अपने दिल में, अपने देश पे हमेशा मर मिटने को तैयार रहती है, तो उस भावना को, अपने देश को निरंतर प्रयास करते हैं कि हम ऐसा कौन सा काम करें कि हमारा देश का प्रगति हो। दूसरा के पैर खींचे से नहीं होगा, किसी का बुराई करने से नहीं होगा। देश का विकास करना चाहते हैं तो अपना काम कीजिए, अपना 100% दीजिए। दुनिया को क्यों संवारने में लगे हैं? पहले खुद को तो पहले संवार लीजिए। उसका एक ही मंत्र है, क्या? पढ़ाई कीजिए। आप पढ़ाई रट्टा वाला नहीं, जीवन में उतारिए, नहीं तो डिग्रियां धरी की धरी रह जाती है। अब पता चला कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति को बात करने का तरीका अब तक मालूम नहीं है, कोई अनपढ़ व्यक्ति ऐसा शैली में बात करेगा, इतनी सहनशीलता के साथ बात करेगा कि लगा कि ओह आज कोई व्यक्ति से मिले, बहुत अच्छा था, लेकिन वो अनपढ़ थे फिर भी वो आपको से अच्छी तरह से बात किए, तो आप तो पढ़े लिखे हैं। तो इसलिए अपना विचार, अपनी बातों को सोच समझ करके बोलिए, सोच समझ को प्रकट कीजिए, ताकि सामने वाले को वही बोलिए जो आपको सुनने में अच्छा लगता है। ऐसा ना बोलिए कि अगर जो आपको कोई बोले तो फिर खराब लग जाए, है ना। तो फिर आपने बोले तो मीठ मतलब मीठा मीठा, हाँ हाँ, तीता तीता, ना। समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए। राष्ट्रवाद का विकास 14वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन छोटा छोटा मात्रा में हुआ। फ्रांस में कभी इसको प्रचलन देखने को मिला 18वीं शताब्दी में। पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद का विकास हो जाएगा तो बता दीजिएगा 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का मतलब समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो देखिए, है ना। हाँ, चलिए आगे समझते हैं। राष्ट्रवादी व्यक्ति, कौन व्यक्ति? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी जिस व्यक्ति में कौन सी भावना? राष्ट्रवाद की भावना। राष्ट्रवाद की भावना, जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं, या राष्ट्रवादी कहते हैं। मतलब राष्ट्र, अपने देश या राष्ट्र से अगर जो कोई व्यक्ति
प्रेम कर रहा है, अपने देश को आगे ले जाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है, तो उन्हें राष्ट्रवादी व्यक्ति कहेंगे। उनको नहीं कहेंगे जो कचरा फैलाते हैं बेमतलब का, है ना, भार मुंह पान चबाएंगे और फिर थूक देंगे एकदम बढ़िया दीवार, साफ सुथरा दीवार पे, जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि टॉयलेट करना माना है, वहीं पे है कि ना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब कहेंगे कि हम बहुत लुरगर हैं, लेकिन लुरगर नहीं है, देश को आगे लेके जा रहे हैं। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर में गिनती काहे आता है पता है आपको? वहाँ के सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, दूसरा को नहीं देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, अपना जिम्मेदारी निभाइए। समझ में आया? हाँ, एक बार की बात है कि एक गांव में बहुत एकदम तराही तराही गांव कर रहा था, जितना जवान जवान व्यक्ति थे उनका निधन हो जा रहा था। ता बात हुआ कि ये ऐसा क्या क्यों हो रहा है भाई? तो एक गुरुदेव आए, एक ऋषि मुनि आए, जटाधारी बाबा जी, हाँ वो आए, तो उनके समक्ष इस बात को रखा गया। तो बाबा जी कहे कि अच्छा, हम इस समस्या के निवारण के लिए आपको कहते हैं कि कुआं है गांव में, तो गांव के कुआं में अगला दिन सभी व्यक्ति सवेरे सवेरे स्नान कर करके एक एक लोटा दूध कुआं में ढालेंगे, कुआं में डालने जाएंगे। सब व्यक्ति रात के सोते घड़ी सोचा कि अच्छा, सब आदमी कुआं में दूध डालेगा, खाली हम न डालेंगे तो का हो जाएगा, ये छोड़ो, कौन तो जाता है दूध डाले, है कि ना। सब आदमी गांव वाला यही सोचा। जब सवेरे हुआ, प्रहर बीता, तब ऋषि मुनि जी गए कुआं में देखने, तो देखे कि एक कोठो पे दूध न है। तब पता चला कि कोई व्यक्ति कुआं में दूध डालवे नहीं किया। सब सोचा था कि सब तो डालवे करेगा, हम ना डालेंगे तो क्या होगा, लेकिन एगो सोचता तो कोई फर्क ना पड़ता, सब सोच लिया यही बात कि सब तो करिए रहा है, हम ना करेंगे तो क्या हो जाएगा। समझ में रहा है? तो इसलिए अपना जिम्मेदारी। फिर गांव में वैसी त्रासदी मचता रहा। ऋषि मुनि कहा कि तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है पार्थ, तुम ऐसे ही जियोगे, तो इसलिए अपने कर्मों का निर्वहन ठीक से कीजिए। कर्म क्या है? अभी इस एज में पढ़ाई करना। पापा अपन काम कर रहे हैं, 8 घंटा से तो काम पता ही होगा आपको कि 8 घंटा से काम पिताजी को काम करना ना पड़ता होगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट जॉब में हो, काम 8 घंटा पक्का करते हैं। पापा अगर जो 8 घंटा काम करते हैं, तुम 4 या 6 घंटा भी पढ़ दोगे ना बउआ, तब पापा कभी मुड़ी ऐसे झुका के नहीं चलेंगे, कहें कि हम फलन के बेटा हैं। तुम कहोगे कि फलन के बेटा हैं, वो कहने से तुम बच जाओगे। फिर आगे चल करके कहेंगे तुम्हारे पिताजी कि हमारा जो बेटा है वो इस सेक्टर में है, हम उनके पिताजी हैं, आपके नाम पे पिताजी को गर्व होगा। इसलिए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करना अति आवश्यक है, समझे? हाँ, चलिए। तो राष्ट्रवादी व्यक्ति, जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। तो आपको बताए क्या क्या बताए? पहले सबसे पहले यूरोप के बारे में बताया कि यूरोप एक महादेश है, विश्व में महादेशों की कुल संख्या 7 है। इस 7 महादेश को याद करने के लिए ट्रिक बता दिए प्यारा सा। फिर आगे आपको बताया राष्ट्रवाद 2 शब्दों से मिलकर के बनाया, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र मतलब देश, वाद का मतलब प्रेम या लगाव, और जो अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव की भावना का उजागर करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और इसका सटीक परिभाषा आपको बताया कि यह एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है जिसका किसी भी क्षेत्र के विकास में अहम योगदान होता है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 14वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन फ्रांस में कब पनपा? 18वीं शताब्दी में। विश्व भर में इसका प्रसार हो गया 19वीं शताब्दी तक। हाँ, चलिए। तो आगे कहता है एक और, मतलब बोलचाल की भाषा में एक और परिभाषा याद रखिएगा, यहीं पे लिख देते हैं। किसी भी देश का क्या करना है? विकास करना है। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहलाता है। कोई दिक्कत है? अब आगे कहे कि राष्ट्रवादी व्यक्ति, जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं।
अब चलते हैं हम इस लेसन में, आपको पढ़ना है फ्रांस के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले हम फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस, क्या बोले लाला? फ्रांस, मेरे लाडले फ्रांस, क्या बोले? फ्रांस। फ्रांस क्या है? यह किस महादेश में? यूरोप महादेश में बसा एक देश है। यह यूरोप महादेश में बसा एक क्या है? देश है। लिख देते हैं। बसा एक देश है जिसकी राजधानी आता है तो बता दीजिए। अच्छा, धर्म, और एक चीज और याद रखिएगा, भाषा। फ्रांस यूरोप महादेश में बसा एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस है। कहाँ है? पेरिस। ठीक है। किस धर्म का बोलबाला है? ईसाई धर्म। कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का सिंबल इस प्रकार से होता है। भाषा, कौन सा भाषा सबसे ज्यादा? फ्रेंच भाषा। कौन सा भाषा? फ्रेंच भाषा। तो फ्रांस यह यूरोप महादेश में बसा एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? पेरिस है। धर्म यहाँ का किस धर्म की बहुलता है? तो ईसाई धर्म की बहुलता है। भाषा कौन सी बोली जाती है सबसे अधिक? तो फ्रेंच भाषा। कौन सा भाषा? फ्रेंच भाषा। अब कहता है, ये तो हो गया उधर उस तरफ। इस तरफ हम लाते हैं यहाँ का, हम बात कर रहे हैं कितवीं शताब्दी के फ्रांस का? 18वीं शताब्दी के फ्रांस का। कितवीं शताब्दी के फ्रांस का? 18वीं शताब्दी के फ्रांस का। 1789 ईस्वी के आसपास फ्रांस का सम्राट या फ्रांस का राजा, फ्रांस का किंग कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां। आपको जब लुई नाम सुने होंगे तो लग रहा होगा कि कोई सुंदरी होगी, कनाय, लेकिन कनाय नहीं है जी, कनाय नहीं है जी। लुई 16वां राजा का नाम है। किसका नाम है? राजा का नाम है, न तो महारानी ना बोलते। हाँ, कहता है कि फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां। लुई 16वां। लुई 16वां। लुई 16वां। अब लुई 16वां के बारे में थोड़ा सा, चलिए इतना फ्रांस के बारे में आप जान लिए कि फ्रांस किस महादेश में है? यूरोप महादेश में बसा एक देश है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। फ्रांस में किस धर्म की बहुलता है? ईसाई धर्म की बहुलता है। यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच भाषा। कितवीं शताब्दी के फ्रांस की बात कर रहे हैं? 18वीं शताब्दी। ईस्वी पूछेंगे तो 1789 ईस्वी के आसपास या इर्द गिर्द लगभग में। वहां का शासक कौन था? लुई 16वां। लुई 16वां। अब लुई 16वां पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। लुई 16वां। ठीक है। लुई 16वां। लुई 16वां के बारे में कहता है बउआ कि यह बूर्बो राजवंश का शासक था। किस राजवंश का शासक था? लुई 16वां किस राजवंश का शासक था? बोलिए। बूर्बो राजवंश का शासक था। किस राजवंश का शासक था? बूर्बो राजवंश का शासक था। राजवंश किस राजवंश का शासक था? तब बूर्बो राजवंश का शासक था। इसकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, सबकी इच्छा रहता है कि पत्नियों के नाम बता दिए, पत्नी के नाम। और क्या बताया लाडले? इसका विचार किस प्रकार, किस विचारधारा का था ये? राजवंश की बात करें तो बोलेंगे बूर्बो राजवंश। कौन राजवंश? बूर्बो राजवंश। ठीक है। आगे, पत्नी का नाम क्या था? मारी अंतावनेत। मारी अंतावनेत। विचार कैसा विचार था? यह एक
निरंकुश वादी, यह एक निरंकुशवादी शासक था। निरंकुशवादी के मतलब जिस पे कोई अंकुश ना लगाया जाए, जरा पर कोई पाबंदी ना लगाया जाए, उसे क्या कहते हैं? निरंकुशवादी। निरंकुशवादी। तो लुई सोलहवां किस राजवंश का शासक था? बुर्बो राजवंश का शासक था। पत्नी का क्या नाम था? मारी अंतवनेत। यह कैसा विचारधारा का शासक था? निरंकुशवादी। निरंकुशवादी विचारधारा का शासक था। इसका कहना था कि शासन तो करो, शासन तो करो, लेकिन जनता की भलाई या सेवा ना करो। लुई सोलहवां के क्या कहना था? शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई या सेवा ना करो। आज जो इसका बात नहीं मानता था वो कर दुश्मन हो जाता था। मतलब हम कहें कि होटल में जाकर के समोसा तो खाएंगे लेकिन पैसा ना देंगे, मलाई तो खाएंगे लेकिन पैसा ना देंगे। तुम लोग भी कह सकता है कि पढ़ेंगे तो लेकिन पैसा ना देंगे। हाँ, ऑनलाइन में पढ़िए एकदम फ्री में पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में हमारा भी जीवन है लाडले, हमारा भी जीवन है दीदी, है ना। घर पे भैया होंगे तो भैया जानते होंगे कि जब बड़ा बेटा होता है ना घर में, ढेर सारा जिम्मेदारी होता है। उन जिम्मेदारियों के नीचे थोड़ा उसको संघर्ष करना पड़ता है, और सबके जीवन में संघर्ष है ना। ऐसा नहीं कि अकेले हम हैं, आपके भी भैया होंगे। तो आप भैया के पास में कभी कभी बैठिएगा, अब पूछिएगा क्या सोच के रखे हैं, है कि ना, बताएंगे। अब लड़कों से कोई पूछता अक्सर नहीं है ना। लड़का एकदम थोड़ा सा सताया गया है, शुरू से उनको एकदम मजबूत माना गया है। कुछ होगा ना लड़का रो देगा, अरे बोका तू रो रहा है, लड़का होके रोता है, ऐसे कहेंगे सब लोग। का है? लड़का के दिल ना है लड़का का अपना इमोशन ना है। तो फिर क्यों ये सवाल? समझिए, है कि ना। अगर आपके भैया हैं तो उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, और आप भी अगर जो घर के बड़े बेटे हैं तो अभी मन लगा के पढ़िए, क्योंकि जब कुछ समय बीतेगा ना, 10वां 12वां पास कर जाइएगा तो ढेर सारा घर का जिम्मेदारी आएगा। जिम्मेदारी जब आएगा ना, पापा वाला भार थोड़ा बहुत कंधा पे रखाएगा, तब लगेगा, है ना। बचपन, अब सबसे प्रिय खेल क्रिकेट था। थोड़ा सा क्रिकेट से दूरी बनाना पड़ गया है, क्योंकि शाम के समय में 4 बजे से, अच्छा 8वीं का क्लास लेना होता है, नहीं तो अक्सर हम 4 बजे फील्ड में मिला करते थे, हाथ में बल्ला होता था, सुना है, एक दो शॉट बढ़िया लगा देते थे। विराट पगलू हैं, समझे। हाँ, चलिए। लुई सोलहवां किस राजवंश का शासक था? बुर्बो राजवंश का। पत्नी का क्या नाम था? मारी अंतोनेत। किस विचारधारा का शासक था? निरंकुशवादी विचारधारा का शासक था। इसका क्या कहना था? कि शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। वही कहना है कि पढ़ेंगे तो लेकिन पैसा ना देबो भैया। समझे। चलिए आगे, लुई सोलहवां के बारे में इतना बता दिए। लुई सोलहवां अपने शासन काल में, जब फ्रांस का यह सम्राट था, फ्रांस के गद्दी पे एकदम विराजमान था, तई ढेर कुछ कुछ काम किया, लेकिन काम किया ना तो खराब खराब काम किया, मतलब जिससे जनता नाखुश हो गई। अभी के वर्तमान सरकार कोई काम करता है तो उसके अगर जो अच्छा काम रहता है तो जनता समर्थन में उतर जाती है, उतरती नहीं है। लेकिन जब खराब काम होगा तो जनता विद्रोह पर उतर जाएगी। देश की जनता बहुत भोली है, भोली तो है कि ना। हमारे बिहार में दारू बंद है, पड़ोसी, आपके घर के पड़ोसी दारू पिएंगे या बेचेंगे तो आप जान रहे हैं कि ये वाला नंबर पे कॉल करेंगे तो पुलिस आके ले जाएगा इसको, लेकिन आप डर से ना फोन करते हैं। का है कि बाद में छूट के आएगा तो ये तना सुनाएगा, है ना। लेकिन नीतीश कुमार, उनको आसान है गाली देना, सुन रहा है।
कहा है कि वो तो तुम्हारे पास आ नहीं रहे हैं। गांव के वार्ड सदस्य या मुखिया जी कोई खराब काम कर दिए, घूस लेंगे, जातीय आवासीय बनावे लगी या इंदिरा आवास के पैसा में, तो आपको एक चू तक नहीं निकलेगा। काहे ना निकलेगा? जो समझते हैं आपके साथ नहीं हो रहा, सब यही सोचते हैं। मुखिया जी गलती कर देते हैं, समझ में आया? चुनाव के समय में मुखिया जी एकदम मीठ मीठ बात बोलते हैं, जब चुनाव खत्म तो चलो, है ना? हाँ, हर जगह का यही नियम है। अब आप में भी गलती है, पढ़ लिख रहे हैं तो जब गलत हो रहा है कहीं पे तो वहां पे सवाल खड़ा कीजिए। भगत सिंह कौन थे? अभी याद करते हैं, दिल में दिल से सैल्यूट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उतने कम उम्र में, जिस उम्र में आज के बच्चे बाइक पे एकदम राइडिंग करते रहते हैं, लहरिया मारते रहते हैं, लाल पीला हरा के चक्कर में रहते हैं, उतने उम्र में वो देश के लिए मतलब अपने जान को न्यौछावर कर देते। हंसते हंसते अंग्रेज कहा कि तुमको फांसी पर चढ़ा देंगे। छोटा मरे से कौन डर रहा है? अपने देश के लिए, अपने भारत माँ की रक्षा के लिए अपने जान को कुर्बान कर रहे हैं। कौन डरता है? क्यों डरे? जीवन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। विकास देव की रीति सर बताए हैं कि टेंशन नहीं लेना है, जिस काम को कर रहे हैं उस काम को पूरी शिद्दत से करिए, है ना? तो आपको भी कहते हैं कि कहीं पे भी गलत हो रहा है, किन्हीं के साथ में भी गलत हो रहा, आज किसी दूसरे के साथ में गलत हो रहा है तो आप चुप रह गए, तब बाद में आपके साथ भी गलत होगा तब दूसरा कोई चुप रह जाएगा। यही तो है फूट का कारण। जब निचला स्तर जब नहीं सुधरेगा तो ऊपर का स्तर को गाली देकर के क्या फायदा? आप जान रहे हैं कि गांव का अगर जो गली है उसका ढलाई के लिए 6 इंच आया है, अब मुखिया जी अगर जो 3 इंच ढलाई कर रहे हैं तो आप चुप रहिएगा। काहे कि मुखिया जी हैं, उस समय आप आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी को गाली देने का होता, फट से निकाल देगा एगो गाली। समझ में आया? ये सब सीखिए, मतलब छोटा छोटा लेवल पे थोड़ा काम कीजिए। पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ कहे हैं कि भगत सिंह कहे हैं कि विद्यार्थी को थोड़ा बहुत राजनीति में भी अपना भूमिका अदा करना चाहिए। आओ जिंदा हैं, आओ पता नहीं लग रहा कि जीवित हैं कि कहाँ हैं। कोई लड़के के साथ में गलत हो रहा है, हम चुप हैं, हम देख रहे हैं कि लड़का कोई गलती ना किया होगा, कोई मार रहा है बिना मतलब के, अब वहां पे हम चुप हैं, तो वो समझिए कि बात करके कहाँ जाना, अब कब मर जाएंगे जो कोई पता है रे। इसलिए दीदी भैया एकदम हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर जो चाहते हैं कि अपना देश बदले, अपना देश अपना समाज बदले, अपना गांव बदले, तो इसलिए कभी अपने स्वार्थ से प्रखर होकर के मुंह मोड़ करके दूसरे के बारे में भी सोचिए, और किन्हीं के साथ गलत हो रहा होता है तो उस पर आवाज उठाइए। आज आपका चुप हो जाना किसी के लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, तो इसलिए चुप नहीं रहिए। गलत हो तो आवाज उठाइए, सही हो तो उसका एकदम पीठ पे एकदम थापी लगा करके एक बार एकदम ठोक करके पीठ, जा रे शेर जीता रहा है कि ना, आशीर्वाद दीजिए। चलिए, लुई सोलहमा के बारे में इतना बताइए। अब समझिए, लुई सोलहमा अपने शासन काल में कुछ काम किया। लुई सोलहमा द्वारा किया गया कार्य, लुई सोलहमा द्वारा किया गया कार्य। सबसे पहला काम क्या किया? सामंती व्यवस्था, सामंती व्यवस्था लागू कर दिया। किस व्यवस्था को लागू कर दिया? सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था का मतलब समझ में आता है? सामंत के मतलब होता है जमींदार, और फिर व्यवस्था तो मतलब कहना था कि खेत रहेगा किसान के, फसल उगाएगा किसान, और जमींदार आएगा राजा के बदले टैक्स बदले, टैक्स वसूलने, कुछ कुछ जितना में रहेगा उतना अनाज दे देगा, अब बाकी सब लेकर के चला जाएगा। तो वही था सामंती व्यवस्था। इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे। पहला सामंती व्यवस्था को लागू कर दिया। दूसरा में सभी वर्गों को समानता, समानता, समानता के मतलब बराबरी का अधिकार नहीं था, नहीं दिया।
इसके शासनकाल में सभी वर्गों को समानता का अधिकार नहीं दिया गया। तीसरा में बोले तो तीसरा में क्या है, तीसरा में इसने आंतरिक आयात निर्यात शुल्क लगा दिया। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क क्या है? सबसे पहले हम बताएं समंती व्यवस्था। समंती व्यवस्था के मतलब है कि मान लो कि यह भूमि है, भूमि पे कोई किसान है जो खेती कर रहे हैं, किसान खेती करेंगे, लेकिन राजा जो है, कौन है बउआ? राजा। राजा अपने द्वारा एक सामंत भेजेगा। क्या भेजेगा? सामंत। सामंत के मतलब होता है जमींदार भेजेगा कि जाओ, वो जो किसान है, राम बाबू जो किसान है, उसके यहाँ जाओ और जा करके वह जो अनाज का उत्पादन किया उससे जितना हमारा टैक्स आता है वो टैक्स को उससे लेके आओ। मतलब कुछ कुछ अनाज उसको दे देना खाने के लिए, अब बाकी सब लेके चलाना। अगर जो नहीं भी दे तो तड़ाक से मारना, फिर छीन के लेके चलाना। ये था सामंती व्यवस्था। कौन व्यवस्था? सामंती व्यवस्था। और अन्य सामंत या जमींदार को किसान से अधिक अधिकार प्राप्त था। मतलब किसान एकदम ऐसे जी हुजूरी करे में लगा रहता था और सामंत एकदम कुछ नहीं करता था, खाली टैक्स वसूलता था और एकदम छाती ऐसे चौला करके घूमता था। समझे? हाँ। अगला क्या है? कहे सभी वर्गों को समानता का अधिकार नहीं था। मान लिए कि सभी वर्गों को समानता का अधिकार नहीं था, इसका तात्पर्य है कि मान लिया कि कोई कुलीन या पादरी वर्ग, कुलीन या पादरी का मतलब समझ में आता है? कुलीन वर्ग का मतलब होता है राजा। कुलीन का मतलब क्या होता है? कुलीन एवं पादरी। कुलीन का मतलब होता है राजा। क्या? राजा मतलब धनी व्यक्ति। कौन व्यक्ति? धनी व्यक्ति। धनी व्यक्ति। अब पादरी का मतलब होता है पंडित जी। पंडित जी, ठीक है। कुलीन का मतलब धनी व्यक्ति और पादरी का मतलब पंडित जी। ये दोनों के अलावा ये दोनों है एक तरफ, और एक तरफ है मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्ग। और कौन वर्ग? सर्वहरा वर्ग। सर्वहरा वर्ग। मान लिया कि इस कैटेगरी से एक आता है लड़का, ये लड़का है जो कुछ गलती किया। एगो इस कैटेगरी से एक लड़का आता है जो कुछ गलती किया, तो ये लड़का को कम सजा दिया जाएगा। मान लिया कि ये तोड़ लिया अमरूद। क्या तोड़ लिया? अमरूद। तो इसको डांट करके छोड़ दिया गया। लेकिन ये भी तोड़ा अमरूद, तो इसको हाथ पैर 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 का कर दिया गया? तोड़ दिया गया। पैर का कर दिया गया? तोड़ दिया गया। ये कौन शासन है भाई? कि कोई अगर जो धनी आदमी के बेटा अमरूद तोड़ लिया, दूसरा कोई में से खाए के मन था तोड़ लिया, तो उसको डांट करके ए लड़का ए अमरूद तोड़ता है क्या, भागा, ऐसे करके भगा दिया। लेकिन कोई गरीब आदमी का बेटा जब अमरूद तोड़ लिया तो उसको पैर तोड़ दिया गया। अच्छा व्यवस्था था, बताइए। तो यही है समानता का मतलब होता है समानता का अधिकार नहीं दिया गया, मतलब सभी के साथ समान न्याय, समान भेदभाव नहीं। समान मतलब जो होता है कानून लागू नहीं था, सभी के साथ मतलब देख करके कि कौन कैटेगरी के है वैसा मतलब उसके साथ रुख अपनाया जाता था। चलिए, इस समानता का अधिकार। फिर कहता है आंतरिक आयात निर्यात शुल्क। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क का मतलब आपको समझ में आता है क्या? नहीं आता है तो हम है ना, टेंशन क्यों लेते हैं। चलिए आपको समझा देते हैं। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क का मतलब होता है कि मान लिया कि ये देश है, देश का एक क्षेत्र है जिसका नाम है ए, और एक क्षेत्र ए है बी। तो एक ही गो देश है, यही देश है। मान लो कि फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस का ए वाला क्षेत्र है जिसको माना हमने ए, इस क्षेत्र को माना बी। ए से अगर जो बी के बीच में, यहां से अगर जो यहाँ गए या यहाँ से यहाँ आए, तब देश के अंदर जब रहते हैं
जैसे मान लिया कि हमारा देश भारत है, तब बिहार से अगर जो अपने झारखंड में जाएंगे तब कोई टैक्स या कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, समझ में आया। लेकिन ये क्या किया कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क लगा दिया। मतलब देश के अंदर अगर जो आपको व्यापार करना, हम लोग को देश के अंदर व्यापार करना है तो खुली छूट है, लेकिन देश के बाहर जाएंगे तो थोड़ा टैक्स लगाता है अपना देश। दूसरा जो देश होता है, मान लिया कि हम यहाँ मान लिया कि हम यहाँ उत्पादन कर रहे हैं अंडे का, अब अंडा का मांग अगर जो बढ़ गया मान लिया कि श्रीलंका में, तो श्रीलंका में अगर जो अंडा हम दे रहे हैं तो श्रीलंका वाला जो देश है जो हमारे अंडा पे अलग से टैक्स लगा देगा और फिर वो थोड़ा सा महंगा करके बेचेगा। मान लिया कि हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और अमेरिका जैसे देश में गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है, तो यहाँ से अमेरिका हम कोई चीज भेजेंगे, गेहूं भेजे तो गेहूं पर अमेरिका टैक्स लगा देगा थोड़ा, कहा कि हम इतना में बेचेंगे, फिर मार्केट में वो वैल्यू से बिकेगा, समझ में आया। तो ये तो दूसरे देश में था तब ना टैक्स लग रहा है, लेकिन ये जब आया लुई 16वां शासन में तो ये अपन अंदरे मतलब आंतरिक आयात निर्यात शुल्क, मतलब देश के अंदर अगर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना था तो वो लगे शुल्क लगा दिया, तो वही था आंतरिक आयात निर्यात शुल्क। आगे समझ में, चलिए आगे क्या कहता है। माप तौल की समान पद्धति, माप तौल की समान पद्धति नहीं थी, माप तौल की समान पद्धति नहीं थी। इसका मतलब क्या है, माप तौल हम लोग कहते हैं नाप तौल है ना, मापना नापना है, नापना या मापना, उसके लिए समान पद्धति नहीं थे। मान लिए कि कोई गरीब या कोई मध्यम वर्ग या सर्वहारा वर्ग के कोई परिवार गया तो उसको मान लिया कि 1 लीटर तेल लेना है तो वो 5 का जो कंटेनर रहता है ओरा से नाप के देगा, लेकिन पादरी वर्ग या कुलीन वर्ग का जो लोग रहता था उसके लिए अलग एकदम बढ़िया एकदम नया जो रहता था तौलने वाला या नापने वाला, उससे तौल करके देता था, समझ में आया। तब माप तौल की समान पद्धति नहीं थी। हम अगर जो 1 किलो, मान लिया कि हम गरीब हैं तो हम अगर जो 1 किलो लिए आलू तो हमको 1 किलो के जगह पे आलू मिला ऐसा बटखारा से तौल करके कि 750 ग्राम है, लेकिन जब कोई धनी व्यक्ति है, मान लिया कि हम धनी व्यक्ति हैं अब, तो हम अगर जो आलू लेंगे फिर से तो फिर हमको दिया आलू तो पूरे 1 केजी है। तो गरीबों के लिए अलग माप तौल का पद्धति था, अमीरों के लिए अलग माप तौल की पद्धति था। तो ये क्या अच्छा चीज था? नहीं अच्छा चीज था। समानता व्यवस्था लागू कर दिया, ये अच्छा चीज था? खराब चीज था। सभी वर्गों को समानता का अधिकार नहीं, हमारा संविधान सभी को समानता का अधिकार देता था, लेकिन जब लुई 16वां निरंकुशवादी शासक था फ्रांस के लोगों को समानता का अधिकार भी नहीं था। इसने आंतरिक आयात निर्यात शुल्क लगा दिया था और माप तौल की समान पद्धति नहीं थी। इसके शासनकाल में इसके शासन काल में कुलीन एवं पादरी, इसके शासनकाल में कुलीन एवं पादरी वर्ग की स्थिति अच्छी थी। कुलीन एवं पादरी वर्ग की स्थिति अच्छी थी, जबकि सर्वहारा वर्ग या मध्यम वर्ग, सर्वहारा या मध्यम दोनों का, सर्वहारा या मध्यम वर्ग की स्थिति कैसी थी? दयनीय थी। तो कहा लुई 16वां द्वारा किया गया कार्य, इसने सामंती व्यवस्था को लागू कर दिया, सभी वर्गों को समानता का अधिकार नहीं दिया, इसने आंतरिक आयात निर्यात शुल्क लगा दिया, चौथा में माप तौल की समान पद्धति नहीं थी। इसके शासनकाल में कुलीन एवं पादरी मतलब जो अमीर व्यक्ति था या पंडित जी थे उनकी स्थिति अच्छी थी, जबकि सर्वहारा वर्ग या मध्यम वर्ग की स्थिति क्या थी? दयनीय थी या अत्यंत ही खराब थी।
तो आज की इस कक्षा में हम आपको पता है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप क्या है इसके बारे में बता दिए। यूरोप एक महादेश है कि ना। सातों महादेश को ट्रिक्स के माध्यम से आपको सिखा दिए। राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र का मतलब देश, वाद का मतलब प्रेम या लगाव, कि जो अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव की भावना का उजागर करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। सटीक एक परिभाषा आगे कि राष्ट्रवाद क्या है। यह एक प्रकार की ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है जिससे किसी भी क्षेत्र के विकास में अहम योगदान होता है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 14वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव देखने को मिला फ्रांस में कब, 18वीं शताब्दी में। पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ, 19वीं शताब्दी में। आगे चल करके बात करें तो आपको बताया राष्ट्रवादी व्यक्ति, जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना पनपती है उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। आगे अगला स्लाइड में आपको बताया लाडले फ्रांस के बारे में कि फ्रांस क्या है। यह यूरोप में बसा एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है, पेरिस है। फ्रांस में किस धर्म का बोलबाला है, ईसाई धर्म में का बोलबाला है। कौन सी भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा। अगर जो 18वीं शताब्दी या 1789 ईस्वी के आसपास की बात करें तो फ्रांस का शासक या सम्राट कौन था, लुई सोलहवां था। लुई सोलहवां किस राजवंश का शासक था, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखिएगा। लुई सोलहवां बूर्बो राजवंश का शासक था। इसकी पत्नी का क्या नाम था, मारी अंतोनेट। इसका विचार कैसा था, तो यह निरंकुशवादी शासक था। इसका क्या कथन था कि शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। और लुई सोलहवां ने अपने शासन काल में कुछ काम ऐसा किया जिसके कारण क्या होती है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन सा काम किया, सामंती व्यवस्था को लागू कर दिया, सभी वर्गों को समानता का अधिकार नहीं दिया, और इसने आंतरिक आयात निर्यात शुल्क लगा दिया। माप तौल की समान पद्धति नहीं थी, और इसके शासनकाल में कुलीन एवं पादरी वर्ग की स्थिति अच्छी थी, जबकि सर्वहारा वर्ग एवं मध्यम वर्ग की स्थिति क्या थी, अत्यंत ही दयनीय या क्या थी, खराब थी। अत्यंत ही दयनीय या क्या थी, खराब थी। तो आशा करते हैं कि आज का यह जो सेशन था, जो क्लास था, वह आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा।